नमस्कार बच्चों। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो होंगे इलेक्ट्रिसिटी के और मैग्नेटिज्म के। तो ये पहले क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल ड्रॉ फ्रॉम अ 220 वोल्ट सोर्स। तो देखिए जो वोल्टेज दिया गया है वो हमको 220 वोल्ट का दे दिया गया है और जो रेजिस्टेंस दिया गया है दैट इज़ ऑफ 100 ओम। तो हमको करंट बतानी है कितनी ड्रॉ करेगा। हमको फॉर्मूला पता है, ओम्स लॉ से आता है V इज इक्वल टू आई आर। तो V की वैल्यू हम लोग रख देंगे 220। ठीक है, I हमको निकालना है और R कितना दिया है, R इज गिवन एज 100। तो इसको अगर आप पुट करेंगे तो I की वैल्यू आपको मिल जाएगी 220 अपॉन 100। 220 अपॉन 100 जब आप करेंगे तो आपको आप मिल जाएगा आंसर 2.2 एम्पियर। तो 2.2 एम्पियर इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इसमें कहा गया है अ 4 ओम रजिस्टर वायर इज डबल्ड ऑन इट। तो देखिए 4 ओम जो रेजिस्टेंस है वायर को डबल कर दिया गया है ऑन इट। अब इसमें देखिए पूछा गया नया रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। तो पहले तो आपको ये समझना है कि वायर जब रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, 4 ओम रेजिस्टेंस को डबल कर दिया गया है, इसका मतलब क्या है। डबल्ड ऑन इट इसका मतलब एक तो वायर हमारे पास था, इसको ही खींच के ऐसे करके ऊपर चढ़ा दिया गया है इसके। तो देखिए लेंथ जो हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। ये बात आपको समझनी है। तो आपको इस क्वेश्चन में समझना ये है कि मैं एक बार फिर से बनाता हूँ डायग्राम। जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक है, और इस वायर की लेंथ अगर L है, ठीक है, और क्रॉस सेक्शन एरिया अगर इनिशियल देखा जाए, ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया मान लीजिए A था। वायर को डबल किया गया है ऑन इट, इसका मतलब यहाँ से वायर को टिल्ट करके इसके ऊपर चढ़ा दिया गया। तो वायर जो हो जाएगा वो कुछ इस तरीके का आ जाएगा कि ये तो वायर रहा ही रहा, उसके ऊपर ये वाला वायर भी चढ़ गया। तो इसका अगर ये वाला क्रॉस सेक्शन एरिया देखेंगे तो ये तो 2 टाइम्स हो गया, 2A हो गया, लेकिन लेंथ क्या हो गई, ये L/2 हो गई। ठीक है, अब आपको नया रेजिस्टेंस जब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, तो R का फॉर्मूला लगा दीजिए, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। ठीक है, और L की जगह आप अगर L/2 पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा R इज इक्वल टू रो L/2 अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया 2 टाइम्स हो गया तो 2A हो जाएगा। अब ये ऊपर वाला 2 और ये नीचे वाला 2 दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और क्या बना देंगे, रो L अपॉन 4A बना देंगे। तो हमारे पास जो आंसर मिल रहा है R डैश का, ठीक है, जो नया रेजिस्टेंस मिल रहा है दैट इज़ 1/4 रो L अपॉन A। तो R डैश की वैल्यू मिल रही है 1/4 रो L अपॉन A। और रो L अपॉन A किसका रेजिस्टेंस था, तो ये इनिशियल रेजिस्टेंस था। इसका मतलब जो फाइनल रेजिस्टेंस आया R डैश वो किसके बराबर है, वो R/4 के बराबर है। तो इसका आंसर हो जाएगा, जो न्यू रेजिस्टेंस हो जाएगा दैट विल बी R/4 टाइम्स द इनिशियल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट बोला गया है वाई आर द कॉइल्स ऑफ इलेक्ट्रिक टोस्टर्स मेड ऑफ एलॉय रादर देन अ प्योर मेटल। तो प्योर मेटल की नहीं बनाई जाती है, एलॉय की बनाई जाती है कॉइल्स। इसलिए बनाई जाती है क्योंकि अगर आप प्योर मेटल को देखेंगे तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है, एलॉय की रेजिस्टिविटी ज़्यादा होती है अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से। जैसे नाइक्रोम है, ठीक है, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल दें आपको, नाइक्रोम। ठीक है, तो नाइक्रोम की जो रेजिस्टिविटी होगी, इसकी रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। किससे ज़्यादा होगी, इसके अंदर जो भी मेटल्स प्रेजेंट हैं उनसे। तो जिसकी वजह से हम लोग नाइक्रोम को यूज़ करते हैं या एलॉय को यूज़ करते हैं हीटिंग एलिमेंट को बनाने के लिए इलेक्ट्रिक टोस्टर्स के। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और भी देख सकते हैं कि एक और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखनी है, और वो ये है कि जो जो भी आपके एलॉय होते हैं, ठीक है, एलॉय जितने भी आपको मिलेंगे, एलॉय के अंदर एक और प्रॉपर्टी होती है कि ये ऑक्सीडाइज नहीं होते इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज नहीं होते इवन एट वेरी हाई टेम्परेचर, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पे भी ये ऑक्सीडाइज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट। ठीक है, तो फोर्स लार्जेस्ट कब होता है, फोर्स लार्जेस्ट तब होता है जब मैग्नेटिक फील्ड में और करंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। इस बात को याद रखिएगा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। और अगर पूछा जाता आपसे कि फोर्स मिनिमम कब होता है, तो जब मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल 0 हो जाएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट के बीच का एंगल जब 0 डिग्री हो जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कहा गया है 100 जूल ऑफ हीट
आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड इन अ 4 ओम रेजिस्टेंस। तो देखिए हीट हमको दी गई है 100 जूल की, और अगर बहुत ध्यान से देखें 100 जूल की हीट है और 4 ओम का रेजिस्टेंस है। ईच सेकेंड मतलब हमको टाइम दे दिया गया है 1 सेकेंड। हमसे क्या कहा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है अक्रॉस द रेजिस्टर। तो हम फॉर्मूला जो लगाएंगे वो कौन सा लगाएंगे, एच का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वी है तो वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, ये फॉर्मूला लगा लीजिए। अब एच हमको 100 जूल दिया हुआ तो आप 100 लिख लीजिए। वी हमको निकालना है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस वी हैव टू फाइंड आउट, तो वी स्क्वायर को वी स्क्वायर ही रखे रहने दीजिए। आर हमको दिया गया है 4, तो यहाँ 4 रख दीजिए, और टाइम 1 सेकेंड है तो यहाँ 1 रख दीजिए। 4 को आपको ऊपर मल्टीप्लिकेशन में भेज देना है, तो वी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 400। तो वी कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 वोल्ट। तो 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा 400 का, तो अंडर रूट 400 क्या होता है, 20 वोल्ट होता है। तो ये 20 वोल्ट इसका आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में देखिए क्या बोला गया है, हाउ मैनी 176 ओम रेजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर करंट ऑन 220 वोल्ट लाइन। अब देखिए नेट करंट दिया गया है 5 एम्पियर, नेट वोल्टेज दिया गया है 220 वोल्ट। तो पहले हम क्या करेंगे कि नेट रेजिस्टेंस निकाल लेंगे इन दोनों से। तो आर नेट का जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आ जाएगा, वी, ठीक है 220 है, अपॉन आई, वी अपॉन आई जब आप करेंगे तो वी अपॉन 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा 44 ओम। 44 ओम इसका आंसर आ गया। अब देखिए हमको जो बनाना है, हमारे पास जो एक रेजिस्टर दिया गया है, मतलब जो रेजिस्टेंसेस दिए गए हैं वो कितने कितने ओम के हैं, 176 ओम के, और इसको किस में लगाना है, पैरेलल में लगाना है। हमने आपको पैरेलल में एक फॉर्मूला बताया था आर एन का, नेट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला बताया था आर अपॉन एन, ठीक है। और आर एन की वैल्यू अभी हम लोग ने कैलकुलेट करी थी, कितनी आ रही थी, 44 ओम आ रही थी। आप वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो 44 विल बी इक्वल टू व्हाट, 176 अपॉन, आप इनको ऊपर भेजेंगे 44 को नीचे भेजेंगे तो इनकी वैल्यू आ जाएगी 176 अपॉन 44। अब ये आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ रेजिस्टर्स रिक्वायर्ड है इसमें वो कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। मतलब हम लोग सीरीज में नहीं लगाते हैं, हम लोग पैरेलल में लगाते हैं, ऐसा क्यों। तो इसके पीछे देखिए बहुत सारे कारण हैं। पैरेलल में होता क्या है कि अगर कोई भी मान लीजिए एक इंस्ट्रूमेंट या एक अप्लायंस फेल हुआ, ठीक है, एक अप्लायंस के फेल होने से बाकी अप्लायंस पर कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता, बाकी अप्लायंस वर्क करते हैं, ठीक है, ऑपरेट करते रहते हैं। सीरीज़ कॉम्बिनेशन में क्या होता है, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में होता ये है कि अगर एक अप्लायंस, कोई भी अप्लायंस फेल हो गया तो सारे अप्लायंस पे करंट ज़ीरो हो जाती है और सारे के सारे अप्लायंस रुक जाते हैं, ऑपरेट नहीं कर सकते। साथ ही साथ दूसरी बात आपको याद रखनी है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो नेट रेजिस्टेंस होता है ये हमेशा कम होता है, और हमारी डिमांड भी यही है कि हम लोग रेजिस्टेंस को कम करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये दो रीज़न आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है, और करंट अलग अलग होती है, और हम चाहते हैं कि हमारी जितने भी अप्लायंस हैं उस पर करंट अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है, तो उस तरीके से हमारे पास अलग अलग डिवाइसेस पे अलग अलग करंट जा पाती है इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, कंप्यूट द हीट जनरेटेड। तो हीट हमको निकालनी है, हमको चार्ज दिया गया है, हमको टाइम 1 आवर दिया गया है, और हमको पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट दी गई है। देखिए बहुत सिंपल है, हीट मतलब एक तरीके से एनर्जी और एक तरीके से वर्क। तो वर्क का फॉर्मूला होता है V इंटू क्यू, ठीक है। हमको चार्ज दे दिया गया, हमको V नहीं पता, तो पहले V निकाल लीजिए। V कैसे निकलेगा, V हमको देखिए दिया गया है, ठीक है। अब देखिए V हमको पता है और हमको Q भी पता है, तो हम लोग सीधे अगर फॉर्मूला लगा दें, V है 96,000 मल्टीप्लाइड बाय, अगर आप यहाँ पे वोल्टेज देख रहे हैं, वोल्टेज आपके पास, चार्ज आपके पास 96,000 कूलम का हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है, 50 का है। आप दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा, और किस में मिलेगा, जूल में मिलेगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू वाला फॉर्मूला, और यहीं से हमने W की वैल्यू निकाल ली, और वो क्या हो गई, V इंटू क्यू हो गई, ठीक है। मतलब ये हुआ कि यहाँ पे 1 आवर का कोई भी सेंस नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल देखिए क्या कहता है। तो यहाँ पे हम लोग को ये समझना है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड की जो 3 उंगलियाँ हैं, 3 जो फिंगर्स हैं, जिसमें एक 4 फिंगर होती है, ठीक है, एक मिडिल फिंगर होती है, मिडिल होती है,
और तीसरा होता है थंब। ठीक है, ये 3 उंगलियों के बारे में बात करी जाती है। सबसे पहली बात तो ये होती है, इफ़ वी स्ट्रेच अवर लेफ्ट हैंड इन सच अ वे दैट फोर फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये तीनों आपस में क्या हों, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो होता क्या है कि अगर फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट कर रही है, मिडिल फिंगर अगर करंट रिप्रेजेंट कर रही है, तो थंब क्या रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और मोशन ऑफ कंडक्टर। दिस इज कॉल्ड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यहाँ बोला गया है प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल होता है, इफ़ अ करंट कैरिंग वायर, अगर कोई वायर है करंट कैरिंग, इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, इफ़ इट इज़ प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये करंट कैरिंग वायर क्या करता है, ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, इस करंट कैरिंग वायर पे एक फोर्स लगेगी और उस फोर्स का डायरेक्शन किससे दिया जाएगा, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से दिया जाएगा। तो आप ये कहेंगे, इफ़ अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इनसाइड अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स हुज डायरेक्शन इज गिवन बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो इस तरीके से हम लोग इसका प्रिंसिपल समझ सकते हैं, किसका, इलेक्ट्रिक मोटर का। स्प्लिट रिंग का रोल पूछा गया है, व्हाट इज द रोल ऑफ स्प्लिट रिंग। तो स्प्लिट रिंग क्या करती है, रिवर्स कर देती है डायरेक्शन ऑफ करंट को, रिवर्सेस डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन, डायरेक्शन ऑफ करंट आफ्टर एवरी हाफ रोटेशन। ठीक है, एवरी हाफ रोटेशन, तो हर हाफ रोटेशन के बाद वो करंट का डायरेक्शन क्या कर देती है, रिवर्स कर देती है। नेक्स्ट इज ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ बार मैग्नेट, राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, बार मैग्नेट की अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपको बनाने को आएगी, तो आपको सिंपल एक बार मैग्नेट बना देना है कुछ इस तरीके से, ये नॉर्थ हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से क्रिएट कर देनी है। याद रखिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आपको बहुत कुछ छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो याद रखनी है। नॉर्थ से साउथ मूव करती है, पहली बात तो ये याद रखिएगा, आउटसाइड द मैग्नेट। साउथ टू नॉर्थ मूव करती है इनसाइड द मैग्नेट, पहली प्रॉपर्टी तो यही है। ठीक है, इस तरीके से आप बना लीजिएगा डॉटेड लाइन से अंदर की ओर, एरो दिखा देंगे तो और अच्छा है, दिखाना भी चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पूछ जो बनती है, जो आपको ऐसे करके निकालनी है, पूछ इसको कह सकते हैं हम लोग, ये भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ये भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में आ जाएगा। अब याद रखिएगा, नॉर्थ से निकल रही है, ठीक है, और साउथ में अंदर आ रही है, तो एरो बहुत ज़रूरी है कि सही होना चाहिए। ठीक है, अब अगर प्रॉपर्टीज़ की बात करी जाए, तो पहली प्रॉपर्टी तो ये हो गई दैट इट मूव्स नॉर्थ टू साउथ आउटसाइड द मैग्नेट एंड साउथ टू नॉर्थ इनसाइड द मैग्नेट। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात ये होती है जो क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जितनी ज़्यादा क्लोज होगी, स्ट्रेंथ वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड की उतनी ही स्ट्रांग होगी। मतलब ये हुआ, क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आप समझ सकते हैं और पहले भी हमने इसको डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, और ये हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है, विच यूजेस मोर एनर्जी, अ 20 वॉट टेलीविजन सेट फॉर 1 आवर। अब देखिए, हमको एनर्जी निकालनी है, तो एनर्जी का हमको फॉर्मूला पता है, एनर्जी का फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, पावर हमको दिया गया है 250 वाट और टाइम दिया गया है 1 आवर, तो इसको आप कर सकते हैं 250 इंटू 1, लेकिन यूनिट अगर देखेंगे वॉट आर में आपको मिलेगी, ये भी आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसको किलोवाट में चेंज कर लीजिए, तो किलोवाट आवर में आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये भी आप कर सकते हैं। तो अगर किलोवाट में चेंज करेंगे, किलोवाट आवर निकालना है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 0.25 किलोवाट आवर। ये आ गया किसका, ये एनर्जी आ गई टीवी की। ठीक है, इसी तरीके से आप टोस्टर की एनर्जी निकाल लीजिए, तो टोस्टर को देखिए यहाँ पे 10 मिनट्स दिया गया है, तो इसको भी आवर्स में चेंज करना पड़ेगा। तो एनर्जी ऑफ टोस्टर जब आप देखेंगे, टोस्टर की एनर्जी क्या हो जाएगी, पावर इनटू टाइम। पावर के लिए आप 1200 को डिवाइड कर दीजिए 1000 से। ठीक है, और इसको टाइम से मल्टीप्लाई जब आप करेंगे तो 10/60 हो जाएगा। इसको आप क्या करिए, 1 2 3, 1 2 3 कट कर दिया। ठीक है, और इसको जब आप कट करेंगे तो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा और 6 10 जा 60 हो जाएगा। अब 2/10 जब करेंगे तो 0.2 किलोवाट आर आ जाएगा। तो ये दोनों आंसर्स आपके आ रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे आपके पास टेलीविज़न जो है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करेगी। तो पहले का आंसर हो जाएगा टेलीविज़न, पूरा आपको सॉल्व करना पड़ेगा। नेक्स्ट बोला गया है, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम
ड्रॉस 15 एम्पियर करंट फ्रॉम सर्विस मीन्स 2 आवर्स। कैलकुलेट द रेट, रेट का मतलब होता है रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड, तो हीट अपॉन टाइम निकालना है इसमें हीट नहीं निकालनी है बच्चे, इसमें हीट निकाल देते हैं। रेट मतलब हीट अपॉन टाइम, और हीट अपॉन टाइम का मतलब क्या होता है, पावर निकालनी है। ठीक है, तो पावर कैसे निकालेंगे, पावर का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पावर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आई दिया है, यहाँ पे आर दिया है, ठीक है, तो आई स्क्वायर आर आप लगा लीजिए। आई कितना है 15, तो 15 का स्क्वायर, आर कितना है 8, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 225 इंटू 8 कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 8 5 40, 4 यहाँ पे आ जाएगा, 8 2 16 और 4 22 यहाँ पे आ जाएगा, 8 2 16 1800। ठीक है, 1800 क्या, 1800 वाट में आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, इसको हम लोग 1.8 किलोवाट भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस हो जाएंगे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी पे ही बेस्ड थे। तो चलिए आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।